बहुपदों की चर्चा और उनके ग्राफों की चर्चा हम एक पिछले 2-3 महीने से कर रहे हैं। कुछ हमने विशेष फलनों के ग्राफ भी देखे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम त्रिकोणमितीय फलनों की तरफ बढ़ते हैं। तो त्रिकोणमितीय फलनों की तरफ अब हमें चलना है और थोड़ा उसको हमें समझना भी है कि वो है क्या, और उसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा कोण की बात को समझना पड़ेगा। क्या आखिरकार कोण क्या होता है? त्रिकोणमितीय फलन, अंग्रेजी में कहा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये चर्चा आज हम लोग करेंगे। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि एक पूरे घुमाव को, यानी कि अगर आप इस प्रकार से शुरू करें कि यहां से आप घूमें तो घूमकर वापस आप यहीं लौट आए, इसको 360 अंश कहते हैं, 360 डिग्री कहते हैं। हमें यह समझना होगा ये 360 अजीब सा नंबर कहां से आ गया। तो इसकी जो मूल है, इसका जो रूट है वह यह है कि बेबीलोन्स, यानी कि जब वो पहले ईरान की तरफ अपना निवास करते थे आज से कई हजार साल पहले, वे अपनी चीजों को 60 के आधार पर लिखते थे, जैसे हम 10 के आधार पर लिखते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर, वैसे तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, लेकिन उस समय लोगों को यह लगता था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, तो लगभग 360 दिनों में अपना पूरा एक चक्र कर लेता है। तो 360 वहां से आया। और 360 की एक विशेषता यह भी है कि यह अतिभाज्य संख्या है, हाईली कंपोजिट नंबर है, इसके बहुत सारे डिवाइजर हैं, और इसीलिए उन्होंने घंटे के भी 60 मिनट किए और मिनट के भी 60 सेकंड किए। तो 360 डिग्री उन्होंने पूरा एक राउंड लिया, पूरा एक जो चक्कर है उसको उन्होंने 360 डिग्री कहा। तो फिर हम 1 डिग्री की बात कर सकते हैं कि उसका 360वां हिस्सा, और डिग्री के लिए हम ऊपर एक छोटा सा शून्य लगा देते हैं, वो उसका संकेत है। अब जो बात आती है सामने वो ये आती है कि हमने ये देखा कि अगर मैं एक इनिशियल लाइन लूं, प्रारंभिक रेखा लूं, और यहां पर मैं एक वन लंबाई लूं, वन लंबाई के लिए मैं एक यहां पर सर्किल खींच देता हूं जिसकी रेडियस 1 है। तो ये जो वन लंबाई है मेरे पास, ये वन लंबाई जब मेरे पास घूमती है, ये पूरी वन लंबाई है, तो जब ये घूमती है तो कोण मेरा बढ़ता चला जाता है। तो हमने एक तो यह तय किया कि जब हमारी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी कि वामाव्रत होगी, तब हम उस एंगल को धनात्मक लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और जब वह क्लॉकवाइज होगी तो उसको हम ऋणात्मक लेंगे। यहां से हम शुरू करेंगे तो ऐसे ही ऋणात्मक है, यानी ये अगर मान लीजिए कि 37 डिग्री है तो इतने घूमने पर ये -37 डिग्री कहलाएगा। इस कोण को हमने थीटा कह दिया। अब हमने ये देखा कि ये जो हमारे पास रेखा है इसको हमने एक लंबाई का कह दिया। हम किसी भी लंबाई को एक कह सकते हैं यदि वो शून्य नहीं है। तो हम जब वृत्त पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये अगर O है, ये अगर A है, ये अगर B है और ये अगर M है, तो OM की लंबाई और AM की लंबाई थीटा पर निर्भर करती है। लेकिन ये थीटा पर बड़े अजीब ढंग से निर्भर करती है। अगर आप कोण को डबल कर देंगे, अगर आप यहां पर C ले आएंगे और ये एंगल भी आपका थीटा है, तो आप ये देखेंगे कि आपकी ये जो लंबाई है, ये लंबाई आपकी दुगनी नहीं होगी। इसी प्रकार से ये आधार जो OM है, OM था पहले, अब ON हो गया, ये भी आधा नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि कोण को घुमाने पर हमारे कर्ण की, यानी हाइपोटेनस की लंबाई बेशक एक रहे, क्योंकि हमने वृत्त खींचा है एक त्रिज्या का, लेकिन उसके जो आधार और लंब हैं, वह लंब और आधार थीटा के आधार पर बदलते तो हैं, थीटा के बदलने से बदलते तो हैं, लेकिन वह उनके एक सरल फलन नहीं है। जैसे कि दुगना कर दिया कोण को तो हमारे पास आधार आधा हो जाए, ऊंचाई दुगनी हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें किसी नए फंक्शन का नाम देना पड़ेगा। तो हमने इस प्रकार के फंक्शन बनाए। अब हमारे पास चूंकि 3 चीजें हैं, एक हमारे पास परपेंडिकुलर है यानी लंब है, एक आधार है यानी बेस है, और एक हाइपोटेनस है यानी कि कर्ण है। तो इनके जब हम अनुपात लेंगे, अनुपात लेने का कारण यह है कि अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा दूं और यहां पर परपेंडिकुलर डालूं
तो ये जो मेरे पास ट्राइंगल बनेगा ओ डी ई, या मेरे पास जो ट्राइंगल है ओ एम ए, ये दोनों के दोनों समरूप है, सिमिलर है, इसलिए इनकी भुजाओं के अनुपात निश्चित रहेंगे, यानी कि वह केवल कोण पर निर्भर करेंगे। तो अपनी सुविधा के लिए इस लंबाई को ना लेकर मैं इस लंबाई को दे रहा हूं जो कि 1 है, तो ये तो हमेशा 1 रहेगी, चाहे थीटा को मैं कैसा भी करूं, लेकिन इसके आधार और लंब हमेशा बदलते रहेंगे। अब यहां पर एक बात यह आती है जो कि हमें समझनी चाहिए कि हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय फलन है जो कि इस आधार पर है कि हम जो 3 भुजाएं हैं उनके जो अनुपात हैं वो 6 प्रकार से ले सकते हैं। लेकिन ये नाम जो है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये कहां से आए, थोड़ा आज हम इसे समझेंगे। और हमारी जो दिशा है आगे बढ़ने की, वो दिशा एक तो यह है कि ये नाम कैसे पढ़े, एक दिशा हमारी यह है कि भिन्न भिन्न कोणों के लिए इनके मान कैसे आते हैं, जैसे साइन 30 डिग्री 1/2 क्यों आता है, टेन 45 डिग्री 1 क्यों आता है। तो इस प्रकार की चीजें कहां से आई इनको हम देखेंगे। बीच के किसी कोण पर मान निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे उसको भी हम थोड़ा देखेंगे। फिर हम थोड़ा सा जो भिन्न भिन्न त्रिकोणमितीय फलन हैं उनके ग्राफ कैसे खींचते हैं उनको देखेंगे। और फिर पुराने जो ग्राफ हैं उनको इस नए ग्राफों के साथ मिक्स करके हम नए नए ग्राफ बनाएंगे और फिर हम और अन्य नए फलनों की तरफ बढ़ेंगे और उसका आनंद हम लेंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा आपके सामने जो बात रख रहा हूं वो छोटी सी बात यह है कि ये जो 6 त्रिकोणमितीय फलन हैं इनके नाम कैसे पड़े, तो इनके नाम का थोड़ा सा मैं वर्णन आपके सामने करूंगा। उसके लिए मुझे एक चित्र की आवश्यकता होगी, मैं उस चित्र को खींच देता हूं जिससे कि आपको बात ध्यान में आ जाएगी कि ये कैसे नाम पड़े। तो उसके लिए मैं एक वृत्त ले रहा हूं और जो वृत्त ले रहा हूं उसका जो व्यास है वो यहां पर मैं इसका केंद्र मान लेता हूं और ये जो व्यास है इसकी लंबाई को मैं 1 मान लेता हूं। ए यहां पर केंद्र है, ओ और ये मैं यहां बी मान लेता हूं। ये मेरे पास है। मैं यहां पर एक कोण बना देता हूं। तो कोण जब मैं बनाऊंगा तो कोण मैं इस प्रकार से बनाऊंगा और यहां पर मैं एक टेंजेंट भी खींचूंगा और टेंजेंट खींचूंगा तो ये 90 डिग्री होगा और मैं यहां से इसको जो है आगे की तरफ भी बढ़ा दूंगा और मैं इसका भी कुछ नाम रख दूंगा। मैं इसका नाम चलिए सी रख देता हूं, इस बिंदु का नाम डी रख देता हूं और मैं यहां से इसे भी मिलाऊंगा। और हम जानते हैं कि अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्किल में बना हुआ कोण 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री है। अब हम जरा थोड़ा नाम की तरफ बढ़ेंगे। तो एक शब्द है हमारे पास साइन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SIN केवल। फिर एक है कोसाइन, फिर एक है टेंजेंट, फिर एक है कोटेंजेंट, फिर एक है सीकेंट, फिर एक है हमारे पास कोसीकेंट। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हम सब जानते हैं, ये लेते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म 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 ये लेते हैं और इसकी शॉर्ट फॉर्म कोसेक लेते हैं। ये हम जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि टेंजेंट का मतलब है स्पर्शी और हम ये भी जानते हैं सीकेंट का मतलब है छेदक रेखा। ये बड़ी एक विशेष बात है कि जो साइन शब्द है ये भारत से गया है। आर्यभट्ट ने सन 500 के आसपास जो अपनी पुस्तक लिखी उसमें उन्होंने शब्द प्रयोग किया है जीवा। जीवा को आजकल हम कॉर्ड कहते हैं। तो वृत्त के किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिला देंगे तो वो जीवा कहलाएगी। जैसे ये सबसे बड़ी जीवा है, ये एक जीवा है, ये एक जीवा है। ए से लेकर सी तक जीवा नहीं है क्योंकि सी बिंदु वृत्त पर नहीं है। तो ये जो जीवा शब्द है ये उन्होंने प्रयोग किया। सन 1000 के आसपास जो स्पेन देश है उसमें अरब लोगों का शासन हो गया और शासन के बाद कुछ समय तक लड़ाई वगैरह रही होंगी, बाद में भी चलती रही होंगी, लेकिन धीरे धीरे प्रेम हो जाता है और फिर ये हुआ कि भाई हम जो है कोई पुस्तकों के अनुवाद स्पेनिश भाषा में करें और स्पेनिश से ज्यादा उस समय लैटिन भाषा का जोर था तो लैटिन में करें। तो लैटिन में पुस्तकों के अनुवाद करने की बात आई। तो ये बात हम लोग जानते हैं कि भारत से यूरोपीय देशों में जो व्यापार होता था वो अरब देशों के जरिए होता था। अरब के लोग उसमें भाग लेते थे और उन्होंने बहुत सा मैथमेटिक्स भारत से सीखा, बहुत सा मैथमेटिक्स उन्होंने स्वयं भी डेवलप किया। तो आर्यभट्ट की जो पुस्तक है उसको उन्होंने अरबी भाषा में अनुवाद किया हुआ था। लेकिन जब उन्होंने अनुवाद किया था तो उन्होंने जो है उनके यहाँ जो शब्द की रचना है
वह कुछ इस प्रकार की है कि उसमें ब तो है लेकिन वह अक्षर नहीं है, तो उन्होंने उसको इस प्रकार से लिख दिया। यह पुस्तक जब स्पेन में लैटिन में अनुवाद होने के लिए पहुंची तो जो अनुवादक थे वे लोग ये समझ नहीं पाए कि यह शब्द क्या है। तो जब चर्चा हुई तो उसमें से किसी ने कहा कि शायद ये जेब है, जिसे अंग्रेजी में हम पॉकेट कहते हैं। तो फिर बात ये हुई कि जेब कहाँ होती है, तो जेब जो है वही छाती के पास होती है। छाती को जो है लैटिन में कहते हैं सिनस। तो बात ये हुई कि भाई सिनस कह दो। अब सिनस का जो शॉर्ट फॉर्म है वो जो है अंग्रेजी में धीरे धीरे करके वो यहां से साइन से इसमें कन्वर्ट हो गया। तो ये पूरी पूरी एक कहानी है कि भारत से किस प्रकार से ये गया। तो अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि साइन शब्द तो इस कारण से है, जीवा के एक तरह से अर्थ में है वो, तो उसके लिए हम जैसे हमने और के लिए लिखा है ऐसे इसके लिए भी हम लिख देते हैं कि जीवा की बात हो रही है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे ये चीजें हमारे सामने आती हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये हमारे सामने जीवा है, स्पर्शीय छेदक रेखा है। छेदक रेखा मतलब जो छेद करती जा रही है। तो ये हमारे सामने एक तरीके से यहां पर AC है और ये स्पर्शी जो है वो एक तरीके से हमारे पास BC है और जो जीवा है वो एक तरीके से हमारे पास AD है। अब हम इन सबको नीचे 1 से भाग कर देंगे। तो जब 1 से भाग करेंगे तो 1 से भाग करने का मतलब ये है कि मैंने ये लंबाई जो है चूंकि 1 मानी हुई है तो इसलिए मैं इसको AD अपॉन AB कह दूंगा और मैं इसको BC अपॉन AB कह दूंगा और मैं इसको AC अपॉन AB कह दूंगा। अब अगर हम देखें तो AD अपॉन AB क्या है, तो AD हमारे पास यहां से यहां तक है और AB यहां से यहां तक है। तो इस राइट ट्रायंगल में ऐसा हो रहा है और ट्रिग्नोमेट्री को राइट ट्रायंगल में लगाते हैं तो ये एक तरीके से अगर मैं इस कोण की बात करूं तो इस कोण की अगर मैं बात करूं तो AD अपॉन AB मेरे पास एक तरीके से क्या आ रहा है, बल्कि मैं एक तरीके से जीवा को AD ना लेकर मैं जीवा को इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, मैं कोण बार बार यही लूंगा, इसे मैं थीटा कह देगा। मैं जीवा को AD ना लेकर मैं उसको ले लेता हूं BD ले लेता हूं, तो BD भी एक जीवा है, यहां पर मैं BD कर देता हूं, तो BD भी एक जीवा है। अब आप देखिए कि ये क्या है, तो ये चीज है एक तरीके से इस वाले कोण के लिए लंब, यानी कि अंग्रेजी में कहा तो परपेंडिकुलर अपॉन AB। AB क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस है, 90 डिग्री के सामने है। तो ये हमारे पास कर्ण है जिसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। इसे देखें तो ये क्या है, BC। तो BC आप इस बड़े ट्रायंगल में ले रहे हैं, इस बड़े ट्रायंगल में यहां 90 डिग्री है, तो BC क्या है, लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर है। और नीचे तो हमारा हमेशा यहां पर AB क्या आ रहा है, कर्ण है। कर्ण का मतलब क्या हो गया, यहां पर हमारे पास ये कर्ण ना होकर आधार हो गया। क्यों, क्योंकि आप ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यहां 90 डिग्री है, तो आधार का मतलब बेस हो गया। यहां पर AC और AB की बात हो रही है, तो इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। AC हमारा ये है, AB ये है, तो इसी ट्रायंगल की बात हो रही है। इसमें AC जो है वो हाइपोटेन्यूस है, यानी कर्ण है, यानी हाइपोटेन्यूस है। और नीचे AB है, तो AB मेरे पास इस वाले ट्रायंगल के लिए आधार है, जिसे कि हम एक तरीके से बेस कहते हैं। तो ये आधार है और इसे मैं बेस कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे पास चीजें हैं। तो हमारे पास साइन ये हो गया, कॉस ये, टेन ये हो गया, सेक ये हो गया। अब आप एक बात देखिए, तो ये चित्र का जो काम था ये पूरा हो गया। चित्र का यही काम था कि वो ये समझाना चाहता था कि ये नाम कैसे पड़े हैं। तो नाम का जो आधार है वो मैंने थोड़ा आपको बताने की कोशिश की। अब आप देखेंगे इसमें को लगाया तो ये हो गया, इसमें को लगाया तो ये हो गया, इसमें को लगाया तो ये हो गया। ये को क्या है, इसको थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे। ये को क्या है, तो को का जो आधार है वो ये है कि जब भी आप कोई राइट ट्रायंगल बनाते हैं उसमें अगर आप इसे थीटा लेते हैं, ये यहां पर 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है, यानी जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, को। तो यहां पर जो कोसाइन है उसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। तो आप ये जानते हैं कि अगर आपके पास साइन थीटा है तो वो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए होता है, यानी कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए जो साइन की वैल्यू आएगी वो हमारी एक तरीके से कॉस थीटा होगी। यानी इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 90 डिग्री माइनस थीटा है
उसके लिए अगर आप साइन निकालेंगे तो उसको हम कॉस कहेंगे। ये यहां पर समझने की आवश्यकता है कॉस थीटा। इसी प्रकार की बात है यहां पर कि जो टेन थीटा है वो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, जो सेक थीटा है वो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, या सेकेंड यानी सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा होगा। तो इस प्रकार से ये नाम पड़े हैं। अगली बार की जो हमारी चर्चा होगी वह ये होगी कि हम कैसे भिन्न भिन्न कोणों के लिए इनके मान ज्ञात करें, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर उससे अगली बार इनके ग्राफों पर चर्चा होगी। तो आज इतना रखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको कुछ नया मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस वीडियो को सुना।